चलो देखो, तो क्या पढ़ना है आपको? तो इसके पहले कौन सा प्लेन पढ़ा था आपने? कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था। ये एज लाइक कार्टेशियन प्लेन ही है, बस आप क्या करते हो, जो आपका कार्टेशियन प्लेन था एक्स और वाई, अभी भी ये एक्स वाई ही रहता है। आपके पास जो प्लेन होते हैं आप इसको एक्स बोलते हो और इसको वाई बोलते हो। इसमें सारी वैल्यू आपकी वाई की मिलेगी, इसमें एक्स की मिलेगी। तो जो भी आपको एक पार्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, अगर मैं कहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, मान लो जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, या फिर मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख देता हूं जिससे आपको ये पता चल सके कि कौन सा एक्स होगा कौन सा वाई होगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। बस समझ में आ रही है? एक्स प्लस वाई आयोटा। इसका मतलब क्या मिल रहा है? इसका मतलब ये मिल रहा है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। किसकी वैल्यू है? मतलब वाई जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, है ना। और जो आपका रियल नंबर है, जो रियल नंबर है वो कहां मिल रहा है? वो ये है एक्स पे। रियल नंबर कहां पे मिल रहा है? एक्स पे। तो आप इसको, बात समझ में नहीं आई? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं लिखता हूं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो एक्स प्लस वाई आयोटा के फॉर्मेट में, एक्स रिप्रेजेंट द रियल नंबर एंड वाई रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। आप इसको दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो कि x इज अ रियल एक्सिस। x को क्या बोलते हैं? जो x एक्सिस है वो होता है रियल एक्सिस, ठीक है ना। और जो y एक्सिस होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम है? तो ये दो स्पेशल नेम होते हैं जो इसके पहले आपने इसके पहले भी पढ़ा था कि x एक्सिस और y एक्सिस, जिसको एबेसिस और ऑर्डिनेट, एबेसिस एंड ऑर्डिनेट बोलते थे। वहीं यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, जैसे कि मान लो अगर मैंने कहीं पे लिखा है कि 3 + 4 आयोटा, क्या लिखा है? 3 तो ये पॉइंट कहां रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा आपको 1 2 3 जो भी है, आप इनकी वैल्यू को पुटअप करो जैसे पहले करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? 3 and 4, एक्स इज 3, वाई इज 4। क्या मिला आपको? x3 दिस वन एंड y4 दिस वन। तो दिस पॉइंट इज, ये जो आपका जो भी आपके पास जेड प्लेन है या जो भी है, अगर मैंने Z1 लिखा है तो ये होगा आपका Z1। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप, जो आपका ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, ये डेटा को या फिर जो पॉइंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, अगर इसका आप डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिख लो डेफिनेशन, इसे मिटा दो। द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर assigned to each of its point। क्या हो रहा है आपको? हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को ही असाइन कर रखे हो आप। असाइन का मतलब क्या होता है? पुट अप करना, ठीक है ना, उसको स्टैब्लिश करना। यानी ईच एंड एवरी पॉइंट किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। किसके लिए है इसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर के, मतलब सारा का सारा पॉइंट जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ईच एंड एवरी पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। और जो इसका दूसरा नाम है द
आर्गन प्लेन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जनरल क्या माना था आपने, z इक्वल टू ए प्लस, नहीं इसको हम मानते हैं x प्लस वाई आयोटा, है ना। इसे थोड़ा सा याद भी रहता है कि कहां पे कौन सा है। तो अगर आपको कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस पता करना है, क्या पता करना है, डिस्टेंस। मान लो किसी एक पॉइंट पे गए आप, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाता है ना, क्या दिखा रहा है वो ये वाला दिखा रहा है, x प्लस वाई आयोटा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू दैट पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू दैट पॉइंट, समझ में आ रही है ना, क्या होगा, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है आपका, दिस इज द पॉइंट पी एक्स कॉमा, ये होता है ना, तो पी एक्स कॉमा वाई, और ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, दैट इज द 0,0, है ना। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस मैं इसको नाम देता हूं ओ, जो जनरल होता है आपके पास, है ना बढ़िया, ओपी क्या होगा, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपने वहां पे पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वही है। बस आपको x माइनस 0 और y माइनस 0 करना है, हाँ याद आ रहा है, नहीं था ऐसा, डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ y स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ x क्या है आपके पास, x ही आया, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू दैट पॉइंट। अरे बस समझ में, नहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस निकला, और ये डिस्टेंस के बाद अगर हम बात करते हैं ओरिजिन क्या है आपको, तो मैंने बता ही दिया आपको, पॉइंट्स क्या है वो भी आपको पता चल गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको याद होगा कि आपने जब कोऑर्डिनेट पढ़ा था तो उसमें आपने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना होता है तो क्या मानोगे, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना होता है तो क्या मानोगे, याद है, बताए थे ना, कि अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मानते हो तो वाई मस्ट बी 0, वाई मस्ट बी, इसका मतलब क्या मिलेगा कि अगर आपने इस पे कहीं भी एक कोई पॉइंट मान लिया तो ये होगा आपके पास x कॉमा 0, नहीं, और अगर y पे कोई पॉइंट मान लिया कहीं भी तो ये क्या कहेगा, ये बोलेगा कि x मस्ट बी 0 y समथिंग, ऐसे मानते थे ना, नहीं मानते थे, मानते थे। तो यहां पे क्या मानोगे, यहां पे जो आप मानने वाले हो, यहां पे जो कोई पॉइंट मिलेगा आपको, तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यहाँ पे यहां से देखो, आपने जो माना है उसी से देखो, कि अगर आपने x पे कोई एक माना है, पहले अगर हम बात किसकी बात करें, x की बात करें ना, तो x पे क्या है, y0 है ना, यानी दैट मस्ट बी x कॉमा, सॉरी x प्लस x, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें ना, x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास x कॉमा 0 इंटू आयोटा, x समथिंग बट y 0। चलो, और सेम प्रोसीजर होगा किसके लिए, कि अगर हम बात करते हैं एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होगा किसके करस्पॉन्डिंग होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए, y समथिंग x 0, y समथिंग x, यानी कि 0 प्लस y आयोटा, समझ में आ रही, और देखो गुड़िया, यहाँ देखो तो
इसी चीज को, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है अभी आपने लिखा था, दिस इज नथिंग, दिस इज द x प्लस वाई आयोटा, है ना? याद है कुछ? क्या होता है ये, क्या बोलते हैं इसे, जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या बोलते हैं? अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा दिया तो क्या बोलते हैं उसे? कंजुगेट्स। हाँ, क्या बोलते हैं इसे? कंजुगेट्स बोलते हैं। और कैसे कंजुगेट निकालते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई आयोटा, ऊपर लगा दिया बार कंजुगेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या होगा? आपको पता है कि जो हमारा इमेजिनरी टर्म है उसके पहले का सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस है तो, और बाकी में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आता। तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई आयोटा हो जाएगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? अगर मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट q मान लिया, जैसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मैंने क्या माना था? p माना था, जो x, y मिलने वाला है या मिला है, तो q क्या मिलेगा? q मस्ट बी x, माइनस वाई। क्यों? नहीं समझा, है ना? तो ये पॉइंट कहां पे रिप्रेजेंट करने, आप इसको अगर रिप्रेजेंट भी करते हो तो कैसा मिलेगा? एज इट इज, x तो अभी भी प्लस में है, यानी x तो यहीं पे मिलने वाला है कहीं ना कहीं, x तो इसी लाइन पे मिलने वाला है, आगे ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। बट y क्या होगा? जितना ये ऊपर गया था उतना ही नीचे जाएगा, इन द माइनस, है ना? तो दिस इज द क्यू पॉइंट। क्या है ये? x माइनस वाई। अगर ध्यान से देखोगे आप इसे, तो आपने बस कुछ नहीं किया, एक मिरर लगा दिया, दिस इज द मिरर पॉइंट ऑल्सो। p का मिरर क्या है? q है। p का मिरर क्या है? q है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसे हम मिरर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। तो क्या बोल सकते हो आप इसे? आप इसे ऐसे बोल लो कि क्यू एक्स कॉमा माइनस वाई इज द, बस आपको लिख देता हूं कि याद रहे, है ना, इज द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P, जो था x कॉमा वाई। ऑन द पॉइंट पी एक्स वाई ऑन, साथ में इसे लिख देते हो ऑन रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। देखो यहाँ पे किसके अराउंड वो मूव कर रहा है, रिवॉल्व किसके अराउंड हो रहा है? आपने आपने मिरर कहां लगाया है? वाई पे लगाया है या एक्स पे लगाया है? डेफिनेटली एक्स पे लगाया है, एक्स पे लगाया है ना, ये रियल एक्सिस पे, इस पे लगाया है मिरर, तो इसका जो आपका मिरर है वो यहां बन रहा है। यहां लगाओगे तो कैसा बनेगा? वो इधर बनेगा मिरर। पढ़ा था ना साइंस में कि मिरर आप अगर, ये ए है हमारे पास और मैं मिरर यहां लगाता हूं तो ए कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। लेकिन मिरर अगर मैं यहां लगा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, नहीं? तो कहां मिरर लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे कहां मिरर लगा हुआ है? इसलिए यहां बोला गया है कि एक्स क्यू जो है पॉइंट, इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई ऑन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के अराउंड जो है ये मिरर लगा हुआ है। तो क्या पढ़ना है गुड़िया? पोलर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखो, पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास, अभी आपने क्या किया था कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए कौन से प्लेन का इस्तेमाल करते हो आप? कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन बोलते हैं उसको, है ना? तो आप जाहिर सी बात है, इन पे अगर इनको शो कर रहे हो, किसी भी पॉइंट्स को शो कर रहे हो, जो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स पॉइंट को, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने माना कि यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ओरिजिन से लेकर उसका एक पार्टिकुलर डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपका क्या होता है? आर। अगर इसको मैंने आर माना तो ये होता क्या है? दैट इज द मॉडुलस ऑफ
जेड। ठीक है, अभी अपने इसको लिखा भी था कि जो डिस्टेंस होता है, अगर किसी भी पॉइंट से ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है वो आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज नथिंग मॉडुलस ऑफ जेड, है ना। अच्छा, पोलर रिप्रेजेंटेशन होता क्या? पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको ये कहता है कि अगर आप किसी पॉइंट को उसके एंगल के साथ दिखाते हो, किसके साथ? एंगल के साथ, तो वही उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ नहीं, और कुछ खास नहीं है इसके लिए। आपने उसको उसके एंगल के साथ दिखाना है। अब एंगल के साथ दिखाओगे तो जाहिर सी बात उसका डिस्टेंस को भी दिखाओगे, ठीक है ना, उसका डिस्टेंस भी उसके साथ आएगा। तो जनरली आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है? एक्स प्लस वाई आयोटा होता है ना। आप बस एज्यूम करो कि अगर ये थीटा है, मैंने माना कि ये एक्स एंगल से, एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है? ऊपर की तरफ थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से वे में अगर मैं इसे सोचूं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट किसका है? एक्स और वाई का है। किसका कोऑर्डिनेट है? तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या है आपका? एक्स है ना। और ये पोर्शन क्या है? चाहे इसको बोलो या इसको बोलो, बात एक ही है, वाई। ये कितना होगा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करने आपको आता है कि अगर ये थीटा है और डिस्टेंस आपको पता है आर, तो क्या होता है वो? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और वाई क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। अब इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक्स और वाई निकल गया। आपको एक्स और वाई के बारे में पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है, ठीक है ना। तो आप यहां से अगर जेड को रीडिफाइन करते हो ऑफ द फॉर्मेट ऑफ आर एंड थीटा, मतलब जिसमें आर और थीटा दोनों आपस में कंबाइंड हो, तो क्या मिलेगा? एक्स क्या है आपके पास? आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू आयोटा। आप चाहो तो इसमें से आर कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा। या फिर आप इस आयोटा को पहले लिख लो, क्योंकि ये क्या करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि आयोटा थीटा के साथ मल्टीप्लाई है या पूरे होल नंबर के साथ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आयोटा डॉट साइन थीटा लिखना पड़ेगा। ये है आपके पास क्या? जेड इन द फॉर्म ऑफ, या इन पोलर रिप्रेजेंटेशन, इन द फॉर्म ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। पोलर के फॉर्मेट में अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये होता है। जहां पे आपको आर के बारे में मैंने पहले बता दिया कि आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी ओरिजिन टू दैट पॉइंट, और यू कैन से द मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। और जो थीटा है वो क्या है? थीटा को हम क्या क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं थीटा को? थीटा जो है तो आपका थीटा इज आर्गुमेंट। क्या होता है? आर्गुमेंट, ठीक है। अच्छा, आर्गुमेंट को कुछ और नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, याद है? एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। अगर यानी कि अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देकर और पूछा जाए कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे? थीटा पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बनेगा, यानी कि वाई के साथ बन रहा है। किसके साथ बन रहा है? स्टार्ट कहां से हो रहा है वो? एक्स एक्सिस के साथ, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। हालांकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आगे और भी पढ़ेंगे, तो फिलहाल ठीक है। इसको एक और चीज देख लो कि इसे हम कहीं कहीं पे शॉर्ट फॉर्मेट में ए आर जी जेड करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या मतलब होता है इसका? आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना। और ये क्या होता है? दैट इज थीटा, चलेगा। अब देखो यहां पे कुछ प्रिंसिपल वैल्यू की भी बात होती है। कंडीशन, पहली कंडीशन आपके पास ये है कि अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो नहीं हो, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू होगी थीटा की, केवल कोई एक ही वैल्यू होगी। मैं ये मान के चल रहा हूं, केवल कोई क्या होगी?
एक वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो कहां से कहां तक लाई कर सकती है? इसकी जो वैल्यू हो सकती है, जो थीटा है आपका, हम थीटा की बात कर रहे हैं ना, तो जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। कहां तक जा सकता है? 2 पाई तक, या फिर उससे छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। हालांकि हम इक्वल को लेके नहीं चल रहे हैं, हम बस 2 पाई तक लेके चल रहे हैं, 2 पाई से कम, 2 पाई के इक्वल नहीं, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू हो सकती है ये इंटरवल में बन सकता है, ठीक है ना। और इसका जो गैप होना चाहिए, गैप होने का मतलब कि ऐसा नहीं कि ये इसी इंटरवल में काम करेगा, इसके बाद किसी और इंटरवल में भी काम कर सकता है, किसी और इंटरवल, किसी और लेंथ में ये काम कर सकता है। इसके कहने का मतलब क्या होगा? 0 से 2 पाई कहने का मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू होगी थीटा, वो, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये जो वैल्यू होगी थीटा वो कहां से कहां तक ऐसे मूव करेगी, है ना। वो 0 से स्टार्ट होगी और मूव करते हुए जाएगी कहां तक, बट 2 पाई तक नहीं जाना है, 2 पाई से थोड़ा कम रहना है, ठीक है ना। तो ये एक इंटरवल हो सकता है। अगर आपको बताया कि दूसरे इंटरवल भी आप ले सकते हो और लोगे, तो अगर आपकी जो वैल्यू है कहां से कहां तक, तो इसमें एक खास पॉइंट दिया गया है आपको, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? जब आपका एंगल जो होना चाहिए वो माइनस पाई से लेकर प्लस पाई से छोटा या उसके बराबर हो, कुछ ऐसा, ठीक है ना। कहां से कहां तक? -पाई से प्लस पाई तक। -पाई इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, -पाई इंक्लूड नहीं है, बट प्लस पाई क्या है, इंक्लूडेड है, और उससे छोटा हो सकता है। तो ये जब वैल्यू आप लेते हो तो इसको हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको समझ में आया कि आपके एक जनरल, मतलब आप इनमें से कोई भी एंगल निकालोगे, निकाल सकते हो, ठीक है। दो कंडीशंस बन सकते हैं हमारे पास, इंटरवल कई सारे तरीके से हो सकते हैं, जिनके बीच का गैप कितना होना चाहिए? 2 पाई होना चाहिए। बस गैप की बात की गई है ना, कि गैप क्या होना चाहिए? 2 पाई होना चाहिए। तो इसका भी गैप वही है, इसका भी गैप वही मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। अब इसका जो ग्राफ है एक बार हम बना के देख लेते हैं कि अगर हम 0 से 2 पाई तक जाते हैं तो कैसा ग्राफ बन सकता है, कैसा वो ग्राफ जो है रिप्रेजेंट होगा, कैसे दिखाई देगा। और अगर हम -पाई से प्लस पाई तक जाते हैं तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट, मिला दो इसे। तो आपको दो केसेस मिले थे ना ग्राफ के लिए। पहला केस क्या था आपके पास, कि जब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो या इक्वल हो, बट 2 पाई से छोटी हो, है ना। क्या क्या ग्राफ की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये देखो। फर्स्ट ग्राफ अगर आप बनाते हो तो मैं इसको मान लो एक्यूट एंगल लेके चलता हूं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये आपका एक पार्टिकुलर थीटा बनेगा। पहला कैसे ये बन सकता है, मतलब समथिंग 0 to 90 एक्यूट एंगल के आसपास में, बस हम ये दिखा रहे हैं, है ना। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अभी नहीं कर रहा, 0 से 2 पाई के बीच में है ना, तो सही है। अच्छा नेक्स्ट, वो फर्स्ट के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और वो इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं कर रहा, कर रहा है। 90 प्लस समथिंग मान लो ये 110 है या 120 और समथिंग कुछ भी है, फिर भी इसको सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि आप जो है कह सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा एप्लीकेबल है? एरो भी देना जरूरी है कि आप कहां से राउंड कर रहे हो। क्या थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एप्लीकेबल है?
यस एप्लीकेबल है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया गया था क्या कि 0 से बड़ा बट 2 पाई से, तो 2 पाई से छोटा है अभी भी, यानी अभी भी एप्लीकेबल है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एप्लीकेबल है, देखो तो यस, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एप्लीकेबल है, बस उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये आपका थीटा है, उसमें 2 पाई इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 2 पाई इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होगा। आई बात समझ में। अगर मैं यही फिगर दूसरे कंडीशन के लिए बनाता हूं, दूसरे केस के लिए, दूसरा केस क्या था आपके पास, उसमें था माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के बीच में थीटा मूव कर रहा है, क्या कर रहा है वो, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के, लेकिन आपको इसमें बताया गया था कि माइनस पाई से बड़ा हो, उसके इक्वल नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, लेकिन प्लस पाई के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज अभी भी शायद काम कर जाए, बताओ तो काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 30 20 50 कुछ हो सकता है, क्या ये यहां अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल है यहाँ पे, यस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि पाई यानी 180 डिग्री से छोटा है और माइनस पाई से बड़ा है, यानी ये एप्लीकेबल है, सही है। नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, आ सकता है यहाँ पे, मैं बोलूंगा यस आ सकता है, ये यहां से ऐसे मूव करके जा रहा है, तो ये थीटा यहाँ पे एप्लीकेबल है, वो आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पार्ट है, यहां ध्यान दो, मैं फिर से वही जा रहा हूं, जो आपका पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, मैं उसी पॉइंट पे हूं, लेकिन इस बार सोचने का या एंगल बनाने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो ये 180 डिग्री से मोर देन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो 180 डिग्री से ज्यादा होते ही इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कि ये कह रहा है कि 180 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल तक सेटिस्फाई है, इक्वल से ज्यादा हुआ तो सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि मैं ये एंगल यहां से मेजरमेंट नहीं कर सकता, मैं कौन सा एंगल लूंगा, मैं ये एंगल लूंगा, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट के लिए भी, क्वाड्रेंट तो अभी भी हमारा सेम है, बट इस बार भी मैं क्या कर सकता हूं, ये जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा, और मोर देन 180 डिग्री, मोर देन पाई हमें नहीं चाहिए, मोर देन पाई इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दिस रीजन, है ना। तो क्या होगा, आप छोटा सा एंगल लोगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आप एंगल ले रहे हो, यहां नेगेटिव में आ रहा है, यहां नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिव में भी कहां तक जा रहा है ये, 180 से छोटा, 180 के बराबर कभी नहीं जा रहा, क्योंकि इक्वल होते ही वो पॉजिटिव वाले को लेगा, नेगेटिव वाले को नहीं लेगा, पॉजिटिव में 180 ले सकता है वो, पॉजिटिव 180 ले सकता है, लेकिन नेगेटिव 180 नहीं लेगा, बस समझ में आ गई। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू जो भी निकालेंगे वो ऑलमोस्ट हम ट्राई करेंगे कि हम इस पे निकालें, किस पे निकालेंगे, माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के बीच में, हम 120 130 नहीं निकालेंगे, हम छोटा करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, इसका मेन मोटिव जो है वो यही है कि छोटा करो, उसे रिड्यूस करो आप, जैसे मान लो 180 से ज्यादा आ गया, आपको 210 आ गया, 220 आ गया, तो हम 220 या 250 नहीं लेके चलेंगे, हम उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। चलो फटाफट पहले से, तो देखो मान लो क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ या इन पोलर फॉर्म, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्मेट में आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, समझ आ रही ना। तो आपने इसके पहले क्या किया था, आप देखो तो आपको याद है, ये एक्स और ये एक्स क्या होता है,
आप उसी चीज को लेट कर लोगे जो आपने वहां बनाया था ना, उसी चीज को यहां पे लेट करोगे कि लेट 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा। एक्स क्या होता है? आर कॉस थीटा ही तो होता है, याद आ रहा है? भूल गए? याद है ना? एंड √3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये लेट करने में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना? अब एक, वैसे हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, हमेशा लेट करेंगे, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला याद है और आप उससे निकाल सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बस एक बार शो कर देता हूं कि आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है ना? अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हो तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपने इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और जो बच जाएगा उसको सॉल्व कर लोगे, यानी आर बचेगा आपके पास। क्या बचेगा? आर बचेगा। आर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता है, आप डायरेक्टली उससे भी निकालोगे वही आंसर आएगा, और इस तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना? तो मैं एक बार जनरल प्रोसीजर से करता हूं और दूसरी बार आप उसे चेक कर लोगे, ठीक है ना? तो बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है? क्या मिलेगा बताओ? आर स्क्वायर, आर कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, पहले ऐसे लिख देता हूं नॉर्मली, प्लस आर साइन थीटा दी होल स्क्वायर। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, उसके जो सेकंड साइड है उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, क्यों बढ़िया? नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, ये मैं लिख दूं 1 स्क्वायर, या 1 लिखूं, 1+3, और ये हो जाएगा 1+3 मतलब 4, चलेगा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या? केवल आर स्क्वायर इक्वल टू 4, क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना? और आर की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे? √4 मतलब कि 2, ठीक है ना? जाहिर सी बात है आर एक डिस्टेंस है, और जब आर एक डिस्टेंस है तो मैथ्स में तो आ नहीं सकता। आ सकता है क्या? मैथ्स में तो कभी नहीं आएगा, वो तो प्लस में ही आएगा, तो हम यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे। तो आर की वैल्यू आपको मिल गई, यू हैव द वैल्यू ऑफ आर। और अगर आप ध्यान से देखो, आपने पढ़ा था कि आर की वैल्यू होती क्या है? आर इक्वल टू √x² + तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो तो 1 स्क्वायर, और प्लस √3 दी होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 1+3 और इक्वल टू √4, दैट इज 2। तो बात एक ही है या अलग अलग है? एक ही है ना? तो ये एक जनरल सा तरीका होता है, प्रोसीजर वही है और कुछ नहीं है जो हमने पहले किया था। तो क्या करना है अब? फटाफट जो है इसका थीटा निकाल दो। क्या मिलेगा? आप यहाँ पे लिख सकते हो 9, ये आपने पहले लिखा था, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना? तो अब आप यहाँ लिख सकते हो कि 9, 1 इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है? 2 कॉस थीटा, जहां से कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/2, क्या मिलेगी? और आपको पता है कि अगर मैं कॉस थीटा जैसा है वैसा रहने देता हूं 1/2 के लिए, मैं लिख सकता हूं कॉस, कितनी वैल्यू होती है बताओ? मैं नहीं बताऊंगा, तो बताओ कितनी होती है? कितनी होती है? 60 को मैं π/3 कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीज हम रेडियन में लिखते हैं आप, है ना? तो इसका मतलब क्या मिला? सो थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू π/3। दूसरे वाले से भी निकालोगे तो वही मिलेगा,
निकाल के देख लो। नहीं, देखो एक बार फिर से। ये आपके पास है √3 दैट इक्वल टू 2 साइन थीटा, और साइन थीटा क्या मिलेगा आपके पास, √3/2। और आपको पता है कि अगर ये साइन थीटा है और इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूं तो मुझे मिलता है क्या है, साइन, मतलब कि π/3। और थीटा इसे इंप्लाई करोगे तो थीटा क्या मिलेगा आपके पास, π/3 मिलेगा। आई बात समझ में? यहाँ पे आप लिखोगे कि सो द पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होगा, क्या होता है वो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। याद है ना आपको? तो क्या है बताओ, r मतलब 2 है, उसको 2 लिख दिया आपने, और cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑफ जेड। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, जेड दे रखा है, मतलब कि एक कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ लाइक -16 बाय 1 प्लस आयोटा √3। आपको पता है कि जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेट देता है तो ये उतना ज्यादा सही नहीं होता, हमें a+b आयोटा के फॉर्मेट में उसे करना होता है। हाँ, तो हमें पहले उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, a+b आयोटा के फॉर्मेट में, है ना? ये तो उस फॉर्मेट का है नहीं, तो यहीं पे रैशनलाइज कर दो फटाफट, हम करते चलते हैं इसको। ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा √3 बाई 1 माइनस आयोटा √3। चलो सॉल्व कर लो इसे। ये हो जाएगा -16 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 बाई, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, 1 माइनस 3 और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। वो हटा दिया सब कुछ, एक ही बार में लिख दिया, चलेगा? प्रॉब्लम है? नहीं है। और क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4, तो मैं यहां लिखूंगा -16/4 इंटू 1 माइनस आयोटा √3, और इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 √3 आयोटा। दिस इज योर जेड। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अब जब आपको ये पता चल गया तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, आपको लेट करना होता है ना, दिस वन इज द r cos थीटा और दिस वन इज द r sin थीटा। तो लेट कर लो इसे कि लेट -4 इक्वल टू r cos थीटा और 4 √3 इक्वल टू r sin थीटा। दोनों का स्क्वायर करो और ऐड करो, ठीक है ना? तो बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 16 इंटू 3। नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको लिखूंगा 16 इंटू 1 प्लस 3, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है ना? और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी r की वैल्यू मिलेगी √16 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 4 इंटू 2, यानी r की वैल्यू मिल गई आपको 8। नहीं समझ में आ रहा? नाउ आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए ना? तो थीटा के लिए क्या होगा, इनमें से किसी एक को यूज कर लो। आपको पता है किसी क्या, दोनों को यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। -4 इक्वल टू 8, आर की वैल्यू कितनी है, 8, और साथ में cos थीटा। हेलो, अच्छा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू -4/8, यानी कि cos थीटा आपको मिलने वाला है -1, सॉरी 1/2, -1/2। अच्छा यहाँ फिर से देखो, अब cos थीटा -1 के बारे में आपको पता है कि मैं, आप हर बार क्या करते हो, माइनस जब होता है तो मैं इसको बाहर रख लो और 1/2 की वैल्यू लिख दो। 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/3। मैं पूरा लिखूंगा ना, cos π/3।
सही, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ मुझे माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कब आता है? जब आप कॉस पाई प्लस थीटा करते हो तो आता है क्या? हुँ? लेकिन क्या पाई प्लस थीटा एप्लीकेबल है? नहीं है, पाई प्लस थीटा एप्लीकेबल नहीं है। नहीं है कि जो आपने पढ़ा था उसमें पाई प्लस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या पढ़ा था आपने? अब पाई से छोटा होना चाहिए, पाई से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लोगे? कॉस पाई माइनस थीटा लोगे। फिर कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? माइनस कॉस थीटा ही होती है। तो इसके कारण, तो इसके कारण जो है मैं क्या करूंगा, किसी एक को यूज करूंगा। कौन, किसको? ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इनको मिला दूं, क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3। और अब क्या करेंगे? नाउ बाय कंपेयरिंग एंगल्स वी गेट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। और नाउ यू गेट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 1 पाई, दैट इज 2 पाई बाई 3। तो ये आपको थीटा मिल गया पाई बाई 2 पाई बाई 3। आप चाहो तो इसी चीज को साइन से भी निकाल सकते हो, दूसरे वाले पार्ट से भी निकाल सकते हो। निकालना है दूसरे वाले पार्ट से, सेम ही आएगा हमेशा। चलो देखो, अगर आप दूसरे साइड से देखते हो तो दूसरे साइड में क्या था आपके पास? 4√3 इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप दूसरे हैंड से देखते हो तो आपको यही मिला था ना, ये आपने लेट किया था, सॉरी आर साइन थीटा। तो ये है आपके पास 4√3 इक्वल टू 8 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा जो मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 4√3 बाई 8। और ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2। क्या है ये? √3/2। और √3/2 क्या होता है? तो जब √3/2 60 होता है तो क्या, मैं इसको फिर से लिख देता हूं एक बार, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 को पाई बाई 3 पाई के फॉर्मेट में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या मिलता है? ये क्या होता है? पाई बाई 3 होता है ना। बट यहाँ क्या आ रहा है? 2 पाई बाई 3, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, यहाँ देखो तो, अगर ये साइन थीटा इक्वल टू समथिंग, मतलब जो भी आ रहा है आपके पास, मैं इसको दोबारा यहाँ लिखता हूं। साइन थीटा मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? मतलब साइन प्लस थीटा है वो। आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस में होता है। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस में होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया वो। तो क्या होता है गुड़िया? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है, यानी आप इसी साइन थीटा को पाई माइनस थीटा करके लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो यहां देखो तो, क्या मैं इसी चीज को साइन पाई माइनस पाई बाई 3 कर सकता हूं क्या? मतलब मैं ये चेक कर रहा हूं कि जो ये वैलिडेशन यहां आ रहा है क्या ये इसके लिए भी सुटेबल है या नहीं है। अगर है तो हम कॉमन सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं तो जो दोनों का कॉमन सोल्यूशन होता है वही आप यूज करते हो, है कि नहीं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? यहां मिलेगा आपके पास साइन, चलो अब तो एंगल ही कंपेयर कर लो, ठीक है ना। तो नाउ सो या सो ये इंप्लाई करेगा क्या? थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3 और दैट इज 2 पाई बाई 3, दोनों सेम आ गया। देखो, तो आपको मिल गया, मतलब जो जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो सारी वैल्यू मिल गई ना। तो पोलर फॉर्म क्या होगा इसका? हैंस पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या मिलेगा गुड़िया? वो हो जाएगा आपके पास आर, आर का मतलब
8 cos थीटा, यानी कि cos 2π/3 प्लस sin थीटा, आयोटा sin थीटा होता है ना, तो sin 2π/3। ये आपके पास जो पोलर फॉर्म चाहिए था वो मिल गया। देखो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करो। क्या क्वेश्चन है? पहला आपसे कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग या ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आपको दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है बढ़िया? -1 माइनस आयोटा √3। क्या पूछा जाए आपसे? आपसे पूछा गया है मॉडुलस। क्या पूछा गया? मॉडुलस। क्या होता है मॉडुलस? बताइए क्या होता है? मॉडुलस का मतलब ये होता है ना, मॉड ऑफ जेड। अब मॉड ऑफ जेड क्या होता है? √x² प्लस y²। यहां पे मैं लिख सकता हूं, आप यहां लिख लो। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना है तो, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप एक लाइन लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो इसे कि जनरल फॉर्म जेड का क्या होता है? x प्लस आयोटा y, x प्लस। तो बाय कंपेयरिंग क्या मिलेगा? x मिलेगा -1 और y मिलेगा -√3। समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये लिखा है तो आपको वो पता करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा कि x क्या है और y क्या है, ठीक है। अदरवाइज आप इसकी डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर लो, लेकिन बेटर है कि दिखा लो। एक लाइन लिखने में कोई बड़ी बात तो है नहीं। x² की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस -√3 दी होल स्क्वायर, रूट अंडर नहीं, ठीक है। और ये मिलेगा आपके पास क्या? 1 + 9, ठीक है। 1 + 9 मिलेगा, देख लो ध्यान से। फिर 9 क्यों बोला? माइनस का प्लस हो जाएगा और √3 का स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो √4, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। आपको पता है कि जो मॉड ऑफ जेड होता है वो क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता, वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बिना किसी डाउट के हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे या नेगेटिव लेके चलेंगे? पक्का? तो क्या करना है इसका? अब आर्गुमेंट भी निकालना है इसका, ठीक है ना। आर्गुमेंट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ थीटा इज द आर्गुमेंट। आखिर ये जो लाइन है, जैसे आप एक मान के चलो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ओरिजिन से अगर मैं एक डिस्टेंस निकालता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल प्रोड्यूस कर रहा है ये, दिस इज द आर्गुमेंट, दिस इज द आर्गुमेंट, ठीक है। तो आपको आर्गुमेंट निकालना है इसका, और आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? याद है थोड़ा बहुत? आप जनरली क्या करते हो? आप लेट करते हो, लेट। जो भी आपका, अगर वहां पे ध्यान से देखो, या फिर आप लेट करो या फिर विनोदा करके देख लो, क्या होता है? याद है आपको? x इक्वल टू, जो x है ना, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, होता नहीं होता? ठीक है। और r की वैल्यू इज नथिंग, मैं x को x ही रखता हूं और r को लिख देता हूं z, मॉड ऑफ z। बिकॉज आपने मॉड ऑफ z निकाला है तो आपको कहीं ना कहीं रिलेट तो करना पड़ेगा उसे, है ना। आप डायरेक्टली r की वैल्यू लिख नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। पता तो है बट यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा। और साथ में क्या है? कॉस थीटा। x की वैल्यू कितनी है? -1। और मॉड ऑफ जेड अभी आपने निकाला था 2, और क्या है ये? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आएगा? -1/2। और आप चाहो तो थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे इसे, माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 होता है ना, कॉस 60 का मतलब π/3, बट आपके पास माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस कॉस थीटा कहां से आता है? माइनस कॉस थीटा की अगर हम बात करते हैं, यानी सिंपल सी सोचने वाली बात है, आप कौन से कोऑर्डिनेट में हमारा कॉस जो होता है क्या होता है?
मैथ्स में होता है। और आपको ये ध्यान लेके चलना होगा कि थीटा की वैल्यू ज्यादा मतलब इनवेरिएंट ना आ जाए, हालांकि वो उसी के बीच में रहेगा, आपको पता है कि उसी के बीच में घूमने वाला है। तो दोनों चीजें आपको कंपैरिजन करनी पड़ेगी, साइन और कॉस दोनों का, क्योंकि आपको पता है कि हर एक की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हर एक की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इनमें से दोनों की कौन सी वैल्यू कोइंसाइड कर रही है। जो दोनों के लिए सुटेबल होगा वही आंसर होगा आपका। तो आप एक से निकाल के आंसर बता दोगे तो चांस होता है कि गलत हो जाए। बहुत सिंपल, मतलब बहुत छोटा सा चांस होता है, बट होता है। जैसे कल भी निकाला था आपने। तो क्या हो सकता है गुड़िया? ये माइनस थीटा कहां से आता है? माइनस, सही बताया, अभी पूछ रहा था मैं आपसे कि माइनस कॉस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से आ सकता है? आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो होता ही होता है। तो सबसे बेस्ट है कि सेकंड क्वाड्रेंट ले लो, कॉस पाई माइनस थीटा। क्यों गुड़िया? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यहाँ लिख दूंगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे? कॉस, चलो मैं डायरेक्ट लिख दूं थीटा, नहीं तो थीटा क्या मिलेगा आपके पास? ये मिलेगा पाई बाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 3 पाई माइनस पाई बाई 3, और यू कैन से 2 पाई बाई 3। अगर आपको डबल चेक करना है कि ये दूसरे वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो इसको भी चेक कर लो। आपको पता है, आप लिख लेना वहां पे कि वी नो दैट क्या होता है गुड़िया, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। नहीं, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -√3, क्या है? और r की वैल्यू कितनी है? 2 है, इक्वल टू, सॉरी, साइन थीटा होगा यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या मिलेगा? -√3/2, ठीक है ना। और माइनस में इसकी वैल्यू कब आती है? साइन की वैल्यू माइनस में कब आती है? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, याद है? तो निकाल सकते हैं क्या? और किसी में आती है क्या? फोर्थ में भी आती है, मतलब थर्ड फोर्थ दो आपके पास फिर से ऑप्शन है ना। चलो तो निकाल के देखते हैं एक बार फिर। क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ? अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो आप कि साइन क्या हो सकता है? यहाँ देखो क्या करेंगे इसको, ये हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है। 60 का मतलब π/3, ठीक है। माइनस साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है? मैं इसको मिटा दूं, यहाँ लिख दूं, ये इसको नोट कर लिया आपने? हाँ, तो क्या करोगे इसका, इसको यहां सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इक्वल टू माइनस किसकी वैल्यू लिखेंगे हम, क्योंकि माइनस साइन थीटा क्या होता है? अगर हम माइनस साइन थीटा की बात करते हैं तो दो जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है, या तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट को लेते हो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा एंगल मिल रहा है, पहले छोटे वाले एंगल को लेके चेक करके देख लो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है आपके पास, साइन पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब π/3। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली यहां से इंप्लाई करो कि थीटा क्या मिलेगा आपके पास, पाई प्लस π/3, एंड थीटा बिकम 4π/3। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है वो अभी इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या आपने ये जो वैल्यू निकाली है वो आप कॉन्साइड नहीं कर पा रहे हैं, दे मस्ट बी कॉन्साइड, है ना। मतलब दोनों वैल्यू आपस में सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपको पता है कि हर एक किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए जो साइन, जितने भी आपके पास साइन वाले साइन कॉस्ट है, जो भी मतलब जो भी टी रेशियो है, मिनिमम दो वैल्यू तो मिल ही जाती है, दो प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको मिलती ही मिलती है, 0 से लेकर 2 के बीच में। तो एक आपने निकाला यानी दूसरा भी है ना।
तो दूसरा निकाल के चेक करो कि दूसरी कौन सी वैल्यू है जो इसको कोइंसाइड कर पाती है ना, वो निकाल के चेक करेंगे। तो इसे लिखने के बाद इसे मिटाओ ना, आप क्या करोगे यहां से, ठीक है, यहां लिखोगे और कॉस थीटा जो आपको मिला था माइनस कॉस पाई बाई, ठीक है ना। अभी पहले आपने क्या यूज किया था, पाई माइनस, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखना कि जिस क्वाड्रेंट में इसके लिए चलोगे उसी क्वाड्रेंट में ये भी चलना चाहिए, सिंपल। क्वाड्रेंट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट एंगल सेम आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब मोस्ट प्रोबेबली। आप खुद यहां पे देख रहे हो कि ये भी कौन से क्वाड्रेंट में, हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाने वाले हैं अभी, क्यों बढ़िया। अगर आप इसे क्या करते हो, पाई प्लस थीटा करते हो, तो भी कॉस क्या आएगा, वहां पे नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहां लिखोगे आप कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, यानी थीटा क्या मिलने वाला है आपको, डायरेक्ट लिख दो 4 पाई बाई 3। हेंस क्या पूछा गया था आपसे, चलो देखो, तो क्या मिला, हेंस द आर्गुमेंट ऑफ किसका, जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, ये थीटा होता है ना। कौन सा थीटा आपको जो है कोइंसाइड कर रहा है, या दोनों के लिए सेटिस्फाई कर, दोनों ही इक्वेशंस के लिए सेटिस्फैक्टरी वैल्यू है 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, आर्गुमेंट निकल गया। ये दोनों चीजें जरूरी हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, पोलर फॉर्म। अगर आप पोलर फॉर्म निकालते हो तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको मॉडल्स भी निकालना पड़ेगा और आपको आर्गुमेंट्स भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी जाके आप इनकी वैल्यू को निकाल सकते हो। जैसे इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पोलर फॉर्म लिखो, क्या बोला जाए, पोलर फॉर्म, तो यहां लिखोगे नाउ पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या होता है गुड़िया, ये होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है ना पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। आर आपको पता ही है, मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड आपने क्या निकाला था, तो 2 लिख दो। कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3, बात समझ में आ रही है। ये आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म हो गया। इसमें नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, बट मैंने निकाल दिया क्योंकि आप इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी निकालोगे। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास गुड़िया, आपको पोलर फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, पोलर फॉर्म। थर्ड है क्वेश्चन, ये जो भी दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप ये मान के चलो कि ये जेड दे रखा है आपको, क्या पहला क्या है 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। बाई कंपेयरिंग जनरल फॉर्म, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है उससे कंपेयर करते हो तो क्या मिलेगा, जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। तो इसे एक्स क्या मिलेगा 1 और वाई क्या मिलेगा -1, नहीं, आपको आर चाहिए ना, आर क्या होता है, आर का मतलब डिस्टेंस, आर का मतलब डिस्टेंस। अच्छा एक काम और करो, जनरल फॉर्म लिखने के साथ साथ लेट पोलर फॉर्म ऑफ जो जेड होता है उसको यहीं पे डिफाइन कर लो, मतलब आपको पता रहेगा ये क्या निकालना है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है ना पोलर फॉर्म, नहीं। तो इस पोलर फॉर्म में क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। आर क्या होता है, मैं यहां पे डायरेक्ट निकाल रहा हूं या फिर बुके मेथड से निकाल के दिखाऊं, दोनों ही देख लो फटाफट, दोनों देख लो चलो। आर की वैल्यू क्या होती है वैसे, इधर बुके मेथड बताऊंगा, पहले नॉर्मल तरीके से देख लो कि आपको पता है कि आर का मतलब मॉड ऑफ जेड होता है,
और मॉड ऑफ जेड क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1 का दी होल स्क्वायर, मतलब कि रूट अंडर 2। क्या है इसका, रूट अंडर 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अब आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है ना। थीटा निकालने के लिए आपको पता है, यहां पे लिखोगे एंड x इक्वल टू आर, या पे यही लिखो, वी नो दैट x इक्वल टू क्या होता है, आर कॉस थीटा, पता नहीं होता। तो x क्या मिले, x क्या है आपके पास, 1 इक्वल टू रूट अंडर 2 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, ठीक है ना। और क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 2 किसकी वैल्यू होती है गुड़िया, 45, ठीक है ना। 45 का मतलब कॉस पाई बाई 4, नहीं, यानी थीटा, ये इंप्लाई क्या करेगा कि थीटा आपको मिलेगा पाई बाई 4, ठीक है। एंड जो y होता है, कंफर्म तो करना पड़ेगा ना आपको, y इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा। y की वैल्यू क्या है, इक्वल टू आर की वैल्यू कॉस साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इक्वल टू -1 बाई रूट 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा गुड़िया, यहां पे आप लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है क्या, हाँ, तो यहां लिख दिया हमने 45, ये है आपके पास 45 मतलब पाई बाई 4, ठीक है ना। और आपको पता है कि माइनस में तो एक्सेप्टेबल वैल्यू, वैल्यू जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको मैथ को खत्म करना पड़ेगा। और मैथ को कैसे खत्म करोगे आप, ये लिखो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा, क्या मिलेगा गुड़िया, इसके लिए आपको पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4, है ना। यानी थीटा क्या मिलेगा आपको, 5 पाई बाई 4। ये तो 5 पाई बाई 4 नहीं आया, नहीं आया ना। यानी थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा आगे की तरफ, फिर चेक करना पड़ेगा। यानी आप यहां से क्या करोगे, एक और सिनेरियो चेक करोगे, लिखोगे एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 के लिए, मतलब cos की वैल्यू कहां कहां पे प्लस में होती है, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, वो ऑलरेडी है यहाँ पे, बाकी बचा आपके पास कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो 2 पाई माइनस थीटा, क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा, या फिर और कोई तरीका है नहीं, है ना। तो 2 पाई माइनस थीटा ज्यादा बेटर है, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4, सॉल्व कर लो इसे, ये आपको थीटा क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टू जा 6 होता है, 8 होता है ना, 8 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी थीटा क्या मिलेगा आपके पास, 6 पाई 7 पाई बाई 4, ये थीटा की वैल्यू मिली। वहां पे आपको मिला 5 पाई बाई 4, यहां मिला 7 पाई बाई 4, यानी साइन की एक और वैल्यू है, कॉन्साइड नहीं कर पा रहा ना, दो वैल्यू आपने निकाली, दोनों में से कोई कॉन्साइड नहीं किया, इसका मतलब साइन की दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो पता करना पड़ेगा कि दूसरी कौन सी वैल्यू है जो उसको कॉन्साइड कर सकती है, करके देख लो। यहाँ देखो तो लिखोगे एंड, अगर हम दूसरा वैल्यू लेते हैं गुड़िया, तो दूसरी वैल्यू के अकॉर्डिंग साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है ना ये सारा कुछ, यानी पाई 2 पाई माइनस साइन 2 पाई माइनस
पाई बाई 4, यानी थीटा क्या मिलेगा, सेम सिनेरियो मिल रहा है क्या, देखो तो क्या मिलने वाला है आपको, डायरेक्टली तो 7 पाई बाई 4, हाँ, यानी 7 पाई बाई 4 इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है ना। थीटा आपको जो दोनों में सेम होना चाहिए वही आपको कैपेबल है। ऐसा नहीं कि आपने एक निकाला और एक निकालने के बाद आप रिलैक्स हो गए कि नहीं एक तो निकालिए काम खत्म, नहीं, आप दोनों को कंबाइन करो, चेक करो कि क्या वो पॉसिबल है, क्या वो सही है, अगर दोनों के लिए सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप उस लिमिट तक पहुंचो जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना। तो अब क्या है आपके पास, आर मिल चुका है और जो आपको आर्गुमेंट चाहिए वो मिल चुका है, तो पोलर फॉर्म में लिख सकते हो आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे क्या, नाउ द पोलर फॉर्म क्या होगा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या, ये सेटअप होता है आपका, है ना। आर की वैल्यू क्या आई थी, √2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 7 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 4, ठीक है, ये आपका क्या है, पोलर फॉर्मेट है, ठीक है।